बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। एक शायर ने कहा था, अंदाज़े बयां गर्चा बहुत शोख नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। आज हमारी जो सियासत है उसमें बहुत सी बातें शोख तो नहीं होती, लेकिन इतनी जारहाना होती हैं, इतनी जारहाना होती हैं कि समटाइम्स वो बुलेट बन जाती हैं, समटाइम्स गोला बन जाती हैं, रॉकेट बन जाती हैं, और दिल को नहीं बल्कि पूरे के पूरे जिस्म के वजूद को भी बर्बाद कर देती हैं। तो इतनी सख्त बातें आजकल हमारी सियासत में क्यों हो रही हैं, इस पे आज हम बात करेंगे। और हमारी सियासत में एक दफ़ा फिर से डील की, एनआरओ की बातें भी हो रही हैं, उसकी सारे तरदीद भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो बातें जो हैं अब इंटरनेशनल मीडिया में भी हो रही हैं। तो ये गुफ्तगू जो है ये क्यों हो रही है, जबकि पाकिस्तान में सब कहते हैं कि कानून की बालादस्ती है और जो सियासतदानों के ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं उनका फ़ैसला अदालतें करेंगी। तो अगर अदालतें करेंगी तो फिर हुकूमत के लोग जो हैं वो डील की बात क्यों करते हैं? प्राइम मिनिस्टर साहब क्यों कहते हैं कि कान खोल के सुन लो, मैं किसी को डील नहीं दूंगा, किसी को एनआरओ नहीं दूंगा। हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब फैसल वाडा साहब, वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल, फैसल करीम कुंडी साहब, साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, और लाहौर में मौजूद हैं मोहतरमा शाइस्ता परवेज़ मलिक साहबा, मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा। वाडा साहब, आजकल तो जो वो मोमन डैम का मामला है, जो डेस्कॉन को ठेका दिया गया है, उस पर ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है, उस पर मैं भी आपसे बात करूँगा। लेकिन पहले ज़रा मैं एक ऐसे मौजू पर बात करना चाह रहा हूँ जिसका ताल्लुक इमरान खान साहब के तुर्की के दौरे के साथ है। वो तुर्की गए हैं, उनका एक अपना एजेंडा है, पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात हैं, लेकिन कुछ जो खुसर फुसर हो रही है इस्लामाबाद में भी, वो उसके पीछे कुछ डील की, एनआरओ की बातें हो रही हैं, और वो एक्चुअली इनिशिएट जो हैं वो आपके एक बयान से हुई। आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक टॉक शो में आपने कहा था कि ये आपका दावा था कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो $2 अरब की पेशकश कर रहे हैं कि जी $2 अरब ले लें और मुझे छोड़ दिया जाए। बात जो है वो आपकी मटीरियलाइज नहीं हुई, कंफर्म नहीं हुई। लेकिन उसके बाद फिर और भी गुफ्तगू शुरू हो गई कि जनाब इसमें शायद तुर्की भी कोई किरदार अदा कर रहा है। तो अक्सर औकात आप ऐसी बात कर देते हैं जो बाद में उसका कोई सबूत नहीं मिलता। बहुत शुक्रिया मीर साहब। मीर साहब देखिए, सबसे पहले तो ये कि बहुत सारी बातें जो मैं करता हूँ उसका सबूत मिल जाता है। अगर आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो मैं ज़रूर वक्त से पहले बात बता देता हूँ। हाँ। और मेरी बात को $2 अरब की जो थी उसको एंडोर्स किया जब ये 5 लोग नून लीग के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, और उसमें कहा गया कि अगर अलीमा खान साहिबा को पेनल्टी दी जा सकती है तो हमें क्यों नहीं। पहली इंडोर्समेंट। दूसरी इंडोर्समेंट ये कि उसके बाद बहुत सारे तजज़ियानिगारों ने, सहाफ़ियों ने बहुत कुछ लिखा इसी पैरामीटर के अंदर। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अगर आप याद दें, कि आपके एक दोस्त हैं, सहाफ़ी हैं और बड़े अच्छे दोस्त हैं, सुहेल वड़ाइच साहब। हमारे ऊपर तो वो जंग में बैठ के कॉलम्स भी लिख देते हैं, लेकिन एक बड़ी मज़ेदार चीज़ उन्होंने इस बार ये की है कि उन्होंने BBC में एक चीज़ लिखी है। ये 26 दिसंबर को उन्होंने BBC उर्दू की पर अपना बयान जारी किया। अगर आप इसके पैराए में गुजर जाएं, बयान नहीं है उनका, तज्जिया या कॉलम होगा, एनालिसिस है, इसकी अगर पैराए में अगर आप चले जाएं तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। और बहुत कुछ जो आप मुझे इंडिकेट कर रहे हैं वो आप ही के दोस्त सोहेल वड़ाइच साहब कर रहे हैं। ठीक है सर। और यही सोहेल वड़ाइच साहब थे जब 10 साल के लिए एग्रीमेंट करके नवाज शरीफ साहब मुल्क बदर हो गए थे और एग्रीमेंट और डील के थ्रू गए थे, तो इन्होंने उधर जाकर इनकी बायोग्राफी लिखी थी नवाज शरीफ साहब की, और एक ही बायोग्राफी दुनिया के अंदर जो मौजूद है वो सोहेल वड़ाइच साहब की है। तो पहला तो मेरा सवाल है कि सोहेल वड़ाइच साहब क्रेडिबल आपके हिसाब से, और आपके दोस्त भी है, उनसे इस चीज़ का पूछें। चले वो उनसे मैं पूछ लूँगा, लेकिन उन्होंने इसमें सिर्फ यही लिखा है मेरे ख्याल से कि तैयब अर्दगान जो हैं वो एक्टिव हैं और कोई बातचीत चल रही है, लेकिन बातचीत तो चलती रहती है इसमें। नहीं मीर साहब, मेरा कहने का मकसद है कि ये वड़ाइच साहब बहुत करीब भी है ना नवाज शरीफ साहब के, जो बायोग्राफी लिखे। जब आप एक जर्नलिस्ट जो है वो सबके करीब होता है। सर, काश हमारे केस में भी अप्लाई होता। अच्छा चले, आपका कोई जाती मसला है, लेकिन मैं इस पे जाती नहीं है सर, मैं तो उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। अच्छा हाँ, तो अब आप ये कह रहे हैं कि सोहेल वड़ाइच साहब ने अगर ये लिखा है कि कोई डील की बात चल रही है तो फिर वो उनकी बाकी बातें भी दुरुस्त होगी। सर मैंने तो देखिए, मैंने कोई रिएक्ट किया उनकी बात पे। ठीक है, वो लिखते आते हैं, वो जैसा लिखते। अच्छा, मैं जरा बात कर लेता हूँ शाइस्ता परवेज़ मलिक साहबा से। शाइस्ता साहबा, आज आप नवाज शरीफ साहब को कोट लखपत जेल लाहौर में मिली भी हैं, तो
आप क्या कहेंगी कि ये जो फैसल वाडा साहब ने थोड़े दिन पहले एक बात की थी कि जी $2 अरब की उन्होंने पेशकश की है, बज़ाहिर इसकी तरदीद कर दी गई थी, लेकिन अब इमरान खान साहब तुर्की गए हैं तो फिर से ये गुफ्तगू हो रही है कि वहाँ पे शायद नवाज शरीफ साहब को NRO या डील की बात होगी, तो इस पे कुछ कहेंगी आप? मीर साहब शुक्रिया पहले तो मुझे बुलाने का, और उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरा ख्याल है विद ड्यू अपॉलॉजीज़ फैसल वाडा साहब की तो किसी बात को सीरियसली लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा ख्याल है ना वो सोचते हैं और ना समझते हैं और ना गौर करते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने सिर्फ बोलना होता है। जो अभी पीछे आपने सुनवाया था वो भी आप देख लें कि किस किस्म की बातें वो असेंबली में करते हैं, वो भी मैं देखती रहती हूँ। तो हमें तो उनकी किसी बात को, और मेरी बात सुने, इन लोगों ने शहबाज शरीफ के लिए भी इसी तरह की बात की थी कि हमें 10 करोड़ का कि पता नहीं कितने का ऑफर है, और उसके लिए फिर कोर्ट में भी है, और उसमें भी 10 अरब, तो उसमें भी इमरान खान साहब एक दफ़ा भी पेश नहीं हुए। तो अव्वल तो मुझे ये आप बताएं कि इनमें से कौन है कैपेबल जो NRO अगर मांग भी रहे हैं तो इनमें से कौन दे सकता है? आप मुझे बता दें कौन दे सकता है। इनके हाथ में कुछ नहीं है। ये जो गए हैं वो वही है जो कहते थे 3 महीने हम कहीं नहीं जाएंगे, अब वो दर दर फिर रहे हैं पैसे इकट्ठे करते हुए और भीख मांगते हुए कि शायद मुल्क के लिए, और जो मुल्क का इकोनॉमिकली हाल है वो तो किसी से पोशीदा है ही नहीं। वो तो रात दिन आपके भी टीवी हर चैनल डिस्कस भी कर रहा है, अखबारों में भी आ रहा है, हर तरफ आ रहा है। तो ये हकीकत जो सही काम है उनसे वो तो कर नहीं रहे, और जो इधर उधर के काम है उनमें ये जाके अपने बयानात दे रहे हैं। लोगों को सिर्फ और सिर्फ डाइवर्ट करना चाहते हैं, लोगों को उलझाना चाहते हैं और असल इश्यूज से उनकी तवज्जो हटाना चाहते हैं, और कुछ नहीं है इसमें। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसे हालात नहीं है जी। अच्छा कुंडी साहब, ये दे कैसे ये है कौन जी देने वाले? NRO इनके हाथ पल्ले है क्या? अच्छा चलें, तो फिर अगर इतने इनके पल्ले कुछ नहीं है तो फिर एक दूसरे के खिलाफ इतनी सख्त बयानबाजी क्यों होती है? कुंडी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी भी हुकूमत गिराने का दावा किया गया सिंध में, तो कोई ख़तरा महसूस होता है कि PTI कह रही है कि वज़ीर आला जो है उनको एक महीने के अंदर अंदर चेंज कर दिया जाएगा या वो इस्तीफ़ा दे देंगे? लगता है आपको हो जाएगा? बिस्मिल्लाह, मुझे तो नहीं लगता। PTI के जो दावे थे उनके, जो वहाँ पर अपने जो लोग हैं या उनके इत्तेहादी हैं उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं, कोई 1% भी वो नहीं है कि गिरा सकते हैं। कल अली जैदी साहब हमें कह रहे थे कि 20-25 MPA जो हैं पीपल्स पार्टी के वो PTI के राब्ते में। देखें, दो चीज़ें हैं। हम ATC पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहते जिसमें आप मेंबर्स तोड़ें और नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएँ। अगर आप कानून के तरीके जाएँ तो आपको आधे मेंबर चाहिए, मतलब 49-50 चाहिए। और अगर ये बात होगी तो मैं आपको ये दावा कर सकता हूँ, जैसे चेयरमैन बिलावल ने, कि उससे पहले मैंने एक स्टेटमेंट दी थी कि हफ्ते के अंदर हम मरकज़ी हुकूमत गिरा सकते हैं। इनके मेंबरान हमारे साथ राब्ते में हैं, हमारे उनके साथ मीटिंग्स भी हुई हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि लेकिन आप ये मुस्लिम लीग नून की मर्जी के बगैर नहीं कर सकते। नहीं हो सकते। और शायद हकान अब्बासी साहब ने कल हमारे प्रोग्राम में कहा है कि ये इमरान खान की हुकूमत गिराने की बातें कबल अज़ वक्त हैं, और हम इनको सियासी शहीद भी नहीं करना चाहते कि अगर अब इनको, जब ये हुकूमत में इनको पता चले कि हुकूमत तो बहुत अब मुश्किल से चल रही है, अब हम ये नहीं कहते कि सियासी शहीद हो जाएं, और ये चाहते भी हैं कि सियासी शहीद हो जाएं, लेकिन हम इनको सियासी शहीद नहीं करने देंगे। अच्छा फैसल वाडा साहब, आपको याद होगा कि आपने ये भी कहा था कि मुस्लिम लीग नून में 10 जनवरी से पहले एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा, नहीं कहा? मैंने मेरे साहब ये कहा था कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है और मैं अभी भी उस बात पे कायम हूँ। वो फॉरवर्ड ब्लॉक ना हम, जो इन्होंने बात की कुंडी साहब ने, ना हम उसका हिस्सा है ना बनना चाहते हैं। वो उन्हीं के बीच में से उबाल आ रहा है, उन्हीं के बीच में वो लीड करेंगे जो भी करेंगे। मेरा अपना ज़ाती शायद ख्याल ये है कि मेरी सोच के हिसाब से शायद चौधरी निसार का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो नून लीग के अंदर। और जो चौधरी निसार इज नॉट पार्ट ऑफ नून लीग, वो अब नहीं है सर। तो बहुत सारे लोग अभी भी जो नून लीग का हिस्सा है वो बहुत जल्दी पार्ट ऑफ नून लीग नहीं होंगे ना सर, नंबर 1। नंबर 2 सर ये कि तो आप अभी भी कायम है कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा? फॉरवर्ड ब्लॉक सर उन्हीं के अंदर से लोग आएंगे, उन्हीं के अंदर से लोग लीड करेंगे। उसमें चौधरी निसार साहब, पहले भी सर ये चीज़ें होती रही हैं, तो मैं तो अपनी बता पे काम हूँ। दूसरी मीर साहब ये कि शाइस्ता साहिबा काबिल इज़्ज़त है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि उनकी बात में शाइस्तगी होगी, लेकिन मैं भूल गया कि वो भी नून लीग से। मैं उनको याद दिलाऊँ, मेरी बड़ी हैं एहतराम के तहत, कि मेरी ज़बान से पहले अपने एक्स प्राइम मिनिस्टर खाकान अब्बासी की बात सुने, जो लोगों के बाप के ऊपर मुखातिब होता है, उनको गालियाँ देता है। और मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि साद रफ़ीक साहब की ज़बान को याद करें। तलाल चौधरी साहब की ज़बान आप TV पे दिखा नहीं सकते, वो जलसों में जो बातें करते रहें।
और बहुत सारे और मुशाहिदुल्लाह साहब की जो बातें हैं आज के दिन भी हो रही हैं, तो मेरा अपना ख्याल है कि अगर हम डिसेंट लेवल पे अगर बात करें डिसेंट लोगों के बीच में, अगर वो चाहती हैं तो मुझे तो हर ज़बान बात करनी आती है, लेकिन मुझ पर इल्ज़ाम लगाने से पहले अगर कोई अपने पार्टी की तरफ देख ले तो मैं रिस्पेक्ट भी करूँगा उस बात की। दूसरी चीज़, कल भी उन्होंने कहा आपके फकान अब्बासी साहब कि वो बाप का नौकर है कौम का, तो मैं तो कहता हूँ कि जी मैं कौम का बाप का नौकर हूँ, मैं हूँ बिल्कुल अवाम का नौकर, मैं इन चोरों के बाप का नौकर नहीं हूँ, नंबर एक। नंबर दो ये कि वो जो कल कानून आपके शो में दिखा रहे थे, मैंने कल देखा आपका शो, उसमें कह रहे थे कि बना तो अदलिया के आगे लोग कोर्ट में जाके खड़े हो जाएंगे, कहेंगे मैं नहीं मानता। तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ उस आदमी को, इतनी बड़ी सफ़ेद दाढ़ी रखने के बाद उनको याद दिलाना चाहता हूँ मैं कि ये कानून कहाँ गया जब हसन हुसैन फरार है, यहाँ से मफरूर हैं। वो कानून उस वक्त कहाँ गया जब समदी इसाक डार साहब भागे हुए हैं, पनाह मांग रहे हैं, उनके इश्तिहार छप रहे हैं, उनके बेटों की इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं, उनकी अपनी कल नैब ने इन्वेस्टिगेशन खोल दी। ये लोग कानून की बातें करें, मैं उनकी हर बात सरांखों पे मानूंगा। वो लाएं डार साहब को, हुसैन हसन को लाए, जो बच्चे अपने माँ बाप को, अपनी वालदा को दफनाने नहीं आ सके उस पैसे, काले पैसे की वजह से, वो लोग मुझे दर्स दे रहे हैं शराफत का, ईमानदारी का और साफ जबान का। आप जैसी शाइस्ता साहबा ने अच्छी तरह बात की, मैंने उनकी बिल्कुल इज्जत की तरह, अपने घर के बड़ों की तरह उसी तरह जवाब दिया। ठीक है, लेकिन अगर आप बिलो द बेल्ट जाएंगे तो बिलो द बेल्ट हिट भी होगा। अच्छा, ये जो आप कह रहे थे कि 10 जनवरी तक नून लीग टूट जाएगी, अब 10 जनवरी तो करीब है। मैं मीर साहब देखिए, मैं जो बात कहता हूँ उसको याद रखता हूँ। मीर साहब मैंने, आप क्लिप चलवा दे मेरा। अच्छा, जरा क्लिप चला दे, जरा सुन ले। 10 जनवरी से पहले बहुत कुछ होगा। अच्छा, जरा क्लिप चला दें, हो सकता है कि मुझे सही अल्फाज याद नहीं, क्लिप चला दें। नून लीग की आगे फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है और इस पार्टी के इतने टुकड़े होने हैं अगले 3-4 महीने में कि इसको गिनना भी एमक्यूएम की तरह मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, ये मैं आपको कबलस वक्त बता रहा हूँ, और अल्लाह का करम से जो आज तक कहा है वो किया है या हुआ है, और मैं आपको बड़े वसूख से ये बात नून कर लीग दूं, के अंदर अलायंस हमारी कहीं जा रही है। नून लीग के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक कौमी असेंबली में बनेगा या पंजाब असेंबली में? दोनों में बनेगा सर। हम इसको 10 जनवरी से पहले आप देखेंगे बहुत कुछ होने वाला है, और 10 जनवरी के बाद भी बहुत कुछ होने वाला है। तो 10 जनवरी से पहले बहुत कुछ होने वाला का मतलब यही है ना कि फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं सर, 10 जनवरी से पहले बहुत सारे सर कोर्ट कचहरी हो रही है, बहुत सारी चीजों के अच्छा, तो फैसले कोर्ट हैं। कचहरी का भी ठीक पता है, चल ठीक है, जाता है। सर मेरी बात सुनो मीर साहब, जो काम आप करेंगे उसका इंडिकेशन आपको होगा, जैसा काम करेंगे वैसा अंजाम होगा, वो अंजाम सबको आना चाहिए। अच्छा, अब ये ठीक है, अब ये बताएं कुंडी साहब कि ये जो मेमन डैम है इसका कॉन्ट्रैक्ट एक कंपनी को दिया गया, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून कह रहे हैं जी ये कैंसिल किया जाए, तो आपका नहीं ख्याल कि इतनी मुश्किल से डैम का मामला जो है वो पाया तकमील को पहुंच रहा है, तो अब आप कह रहे हैं इसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दें? देखिए, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। पहले तो मैं इमरान खान साहब के उन स्टेटमेंट पे जाऊंगा जब वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते थे। आज आपके एडवाइज़र जो हैं उसके जब तक वो थे उन्होंने बाद में जान किया। जब इमरान खान साहब चाइना गए तो इसी चाइनीज़ कंपनी में जाके उन्होंने ब्रीफिंग भी ली। क्या ज़रूरत है प्राइम मिनिस्टर को एक प्राइवेट कंपनी में जाके ब्रीफिंग लेने की? क्या वो उसके बाद आपने देखें पाकिस्तान पेपरा रूल ये है कि अगर आपका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो उसको आप 3 दफ़ा बिड में जाएंगे। अगर कंपनियाँ थोड़ी हैं, 1 हैं, 2 हैं, तो आप 3 दफ़ा जाएँ। वो 3 दफ़ा बिड में भी नहीं गए। पहले उसमें आपने जाके FWO को आपने कह दिया कि आप टेक्निकली आप आउट हो गए, तो फाइनेंशियल बिड में एक कंपनी आ गई है। अब FWO क्यों आपने वो किया? आपने कहा कि आपकी जो डेफिसिट लाइबिलिटी उसकी वजह से, जो मुझे इन्फॉर्मेशन है, डेफिसिट लाइबिलिटी की वजह से आपने FWO को आउट कर दिया है, जो गोमल जाम डैम के ऊपर है, और गोमल जाम डैम अभी तक हैंड ओवर नहीं हुआ, उस वजह से आपने उसको जो है उसको आउट कर दिया। दूसरी बात यह है कि आपने जो उसके कंसल्टेंट्स हैं उसके भी उसी दिन बिड खुले, और आपने एक इंटरनेशनल कंपनी थी उसको आपने कहा कि हम लोकल कंपनी रखना चाहते हैं, तो हम इसको जो है हम आउट कर रहे हैं। आपने पहले मंगाई क्यों है? हालांकि वहाँ पर कंसल्टेंट के बहुत ज़्यादा जो है वो कंपनीज आई थी जिन्होंने वो किया, उसके बाद आपने आउट कर दिया। फिर अभी तक कंसल्टेंट भी हायर नहीं हुए और बिड भी हो गई है, लैंड एक्विजिशन भी नहीं हुई, बिड भी हो गई है। तो पेपर रूल के मुताबिक अगर आप 3 दफ़ा करते, आपने पहले उसमें आपने जाके उसके साथ, और मेरे ख्याल में कोई 20 अरब का FWO और डेस्कॉन का डिफरेंस है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि वो 20। आपके पास इन्फॉर्मेशन है सारी? जी, कैसे आपके सारी इन्फॉर्मेशन? आपके पास कैसी इन्फॉर्मेशन है कि कोर्ट्स में क्या हो रहा तो है? मैं ये कह रहा हूँ, जब मैं बात करता हूँ तो आप कहते हैं कैसे पता, आप जब करते हैं तो मैं ही सवाल कर सकता। मैं तो आपको कंफर्म कराना चाह रहा था कि इसी तरह सबको पता होता है। तो मतलब अब कोर्ट्स की बात तो नहीं पता चलती, लेकिन मतलब है कि होते हैं लोग, मतलब कुछ इंजीनियर्स ने भी लेटर लिखे हैं जिस पे लैंड एक्विजिशन पे लिखे हैं, बाकी तरह भी, लेकिन मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है मैं डेफिनेटली शेयर करूँगा। अब देखें, अब आप अपने एक एडवाइज़र को दें, अगर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या किसी और जमात की हुकूमत होती तो आज पता नहीं क्या कुछ ये कह रहे थे, जी ये इन्होंने अपने लोगों को नवाज लिया, ये कर लिया। आज आपके एडवाइज़र के बेटे को नवाजा जा रहा है, तो फिर आप कह रहे हैं जी ये बिल्कुल ठीक है।
हम भी कहते हैं काम होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए और जल्दी होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि आप पेपर रूल को भी आप एक साइड पे रख दें और आप ये काम वाडा साहब, ये बड़ा वैलिड पॉइंट नहीं है? देखिए मीर साहब, मुझे भी इतना ही टाइम दे दीजिएगा। देखिए मीर साहब, मेरा इशू ये नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट का मैं जवाब आपको दूंगा। मेरे लिए और मेरे मुल्क के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 53 साल के बाद डैम बनने जा रहा है। मैं कालाबाग डैम की तरह इसको कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा नहीं बनने दूंगा। इसके लिए जान जाएगी तो जान भी दे दूंगा, लेकिन मैं अपने प्रोजेक्ट को रोल बैक नहीं दूंगा। आपकी जान कौन लेने की सर जरूरत कर सकता है? सर मैंने यही बात नहीं कर, मैं किसकी मिसाल जरूरत दे है रहा कि हूं। वो आपकी जान नहीं, लेने नहीं, की सर मैं कोशिश मिसाल दे रहा हूं। देखिए सर मेरी बात, देखिए हम तो यहाँ अपने जो 53 साल पहले काम, मेरी पैदाइश से पहले के जो काम है वो अल्लाह के करम से हम करने जा रहे हैं, और हमारे लिए प्रोग्रेस इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की तकदीर और पाकिस्तान के जो काम इन लोगों ने करने चाहिए थे वो हम करने की कोशिश करने जा रहे हैं और कामयाब हो रहे हैं। और वो तकलीफ है, ये दोनों पार्टियों का मसला कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इन पार्टियों का मसला, और इनके साथ कुछ लोग जो टीम अप हुए हैं, जो सुर्खियां भी लिखते हैं, उन सब की कोशिश ये है कि ये डैम ना बने इस मुल्क का। डैम बन जाएगा, मसले हल हो जाएंगे, रोजगार आ जाएगा। एक मिसाल दे रहा हूँ, पानी आ जाएगा, सड़कें बन जाएंगी, सस्ती हो जाएगी चीज़ें, सब कुछ अगर अच्छा हो जाएगा तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। ये तो मुल्क को नुकसान पहुंचा के अपनी सियासत करते हैं। लेकिन आज पीपल्स पार्टी और नून लीग जो हम कहते थे पिछले 20 साल से, वो क्लियर हो गए, एक्सपोज हो गई, दोनों हर चीज़ में साथ हो गए, क्योंकि इत्तेसाब का अमल हो रहा है। मेरा डैम इंटरेस्ट है कि डैम बनेगा, हर हालत में अल्लाह के हुक्म से बनेगा, बन के दिखाऊंगा बना के, और वो मेरी सक्सेस और होगी। यही कंपनी बनाएगी। सुने मीर साहब, मैं भी आपके लिए कर रहा हूँ मीर साहब, ये वो लोग हैं जो चैम्बर को यहाँ कर रहे हैं, ये वो लोग हैं मीर साहब, जब आपको बुरे वक्त में 6 गोलियां लगी थी, मुझे उस टाइम पे भी ट्विटर अकाउंट याद है, उस टाइम पे भी तज्जिया निगारों की बातें याद हैं कि ये 6 गोलियां उनके पेट में लगी हैं, इसके अंदर ये एंगल था, ये जान के किया गया है। उस वक्त भी मैं कहता था उस 6 गोलियां तो बहुत दूर की चीज़ है, उस गोली के एक पटाखे के सामने नहीं खड़े होने वाले बुज़दिल लोग, बगैर रिकग्निशन के ट्विटर पे फेक अकाउंट बना के लिखने वाले लोगों की मैं इंपॉर्टेंस दूंगा। एक दूसरा अफसर आ रहा हूं मैं डेस्कॉम के ऊपर। एक मिनट मैं वजाहत कर दूं, जब मुझ पे अटैक हुआ था तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो हैं, तो ये तो उस वक्त ये वाली बात मेरे ख्याल है नहीं कर रहे थे। मीर साहब देखिए, मैं उस ना आपको उस तकलीफ दे अमल का याद दिलाना चाहता हूँ, ना आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, छोड़ लेकिन दें। अगर आप ट्विटर अकाउंट और कई अखबार और चैनल्स को उठाएंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा जिससे आपको चलें। दुख होगा। ठीक है, सर? ठीक है, ठीक है। और वो सारे लोग पटाखा भी नहीं सुन सकते। वो जिनके ट्विटर अकाउंट है वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि इनके अकाउंट से। सुनिए ना मेरी बात, सुनिए। अच्छा, मैं जरा शाइस्ता नहीं, बंद मेरी सर मेरा जी, डैम का इशू तो जी, रिजॉल्व कर लेना जी, सर। जी जी। नंबर 1। नंबर 2 सर ये कि देखिए डैम की जो स्टार्ट पॉइंट है वो दिसंबर 2017 है। ठीक है, ठीक है सर। कॉम्पिटेटिव ओपन बिडिंग के तहत हो रहा है, कोई सिंगल बिडिंग, इनको पता ही नहीं है सिंगल बिडिंग क्या चीज़ है। ठीक है सर। मैं भी नॉन टेक्निकल आदमी हूं, अगर मैं डिसाइड कर देता कि मैं इनको दे दूं तो आप मुझे सवाल कर सकते थे। 17 को ये स्टार्ट हुआ प्रोसेस, जून 2018 को कंप्लीट सबमिशन हुई है। 23 कंपनियों ने पार्टिसिपेट करने के लिए बिडिंग टेंडर इलेक्शन से पहले वो सुने ना टेंडर सर, हो गया वो। सुने सर मेरी अर्ज सुन लें सर, क्लियर हो जाएगा ना। उनको पता है कि मैं क्लियर हूं। प्रॉब्लम ये कि ये डैम रोकना चाहते हैं, मैं डैम नहीं रोकने दूंगा। कौन डैम रोकना चाहता सुनिए सर मेरी बात सुनिए मीर साहब, कौन दिसंबर जून 2018 को सबमिशन होती है, 23 कंपनियां डॉक्यूमेंट्स लेती हैं पैसे देकर, ऐसा नहीं कि फ्री में आपको वो मिल जाते हैं। उसके अंदर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने ले डाउन किए पेपरा रूल्स के तहत कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। हम वहाँ कहीं मौजूद नहीं है। ठीक है सर। उसके बाद जब ये बिडिंग कंप्लीट हो जाती है, 5 कंपनियां पार्टिसिपेट करती हैं, डेस्कॉम, चाइना खजूबा, दूसरी तरफ से चाइना पावर, FWO और चेंडू। अगर हम FWO को देते तो कहते हैं फौज को दे दिया। ठीक है सर। हमने अगर मेरिट पे कंसल्टेंट है इसके ऊपर नेस्पाक, हमने ना मिनिस्टर, ना वापडा, ना प्राइम मिनिस्टर, डिसाइड ही नहीं कर सकता। नेस्पाक, एस और एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, इन्होंने डिसाइड करके कहा कि जी ये उस क्रेडेंशियल्स पे पूरा उतरते हैं और ये नहीं उतरते। उसके बेसिस के ऊपर फाइनेंशियल बिड खोली। ठीक है। इसमें मुझे आप बताएं, अच्छा आप रज़ाक दाऊद साहब की बात पे आ जाए। रज़ाक दाऊद साहब 2017 में उनको पता था कि हाँ वो मुशीर बनेंगे, मैं मिनिस्टर बनूंगा, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। इलेक्शन से पहले पता था? सुने ना, नहीं कह पता रहे था, नहीं पता नहीं पता था ना सर, किसी को नहीं पता था। 17 की बात कर रहा हूँ। फिर 18 में भी उनको पता था कि वो स्पेशल सेशन लगने वाले इलेक्शन के बाद, और मैं मिनिस्टर बनने वाला हूँ और वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। ठीक है सर। और जब वो आए इस पोस्ट को लेने तो वो रिजाइन कर चुके, और ये कंपनी 1977 से काम कर रही है, इसके क्रेडेंशियल्स तो पता करें ना सर। अच्छा शाइस्ता साहब, अब वो रज़ाक दाऊद साहब इस कंपनी से रिजाइन कर चुके हैं, तो मेरा ख्याल है इसको कंट्रोवर्शियल बनाना हमारे इंटरेस्ट में है।
देखें, डैम को तो कोई भी कंट्रोवर्शियल नहीं बना रहा और सबका इंटरेस्ट है डैम बने। और शुरू भी जैसा कि वाडा साहब ने कहा कि नवाज शरीफ के दौर में हो चुका था, टेंडर हो चुके थे, वो सारा कुछ हो गया था। लेकिन अब पॉइंट ये है, देखना ये है कि आइंदा उनका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो इस पोस्ट पे उनको ये उनके सोचने की अब बात है कि आया उनको यहाँ रहना चाहिए जहाँ वो हैं, क्योंकि I feel कि morally अब it is his duty to see whether he wants to stay here or not, क्योंकि और जो सामने आ रही हैं बातें उनको भी देख लेना चाहिए। लेकिन आगे मेरे आपके ये रज़ाक साहब का फैसला होना चाहिए और इमरान साहब को ये देखना चाहिए कि वो जिस तरह पीछे कहते रहे लोगों को और जिस तरह वो कहते रहे कि नवाजा जा रहा है, ये हो रहा है, उनको भी अपनी जो बातें उन पे गौर करना चाहिए और फिर जो बेहतर हो इस डैम के लिए वो होना चाहिए, क्योंकि एक के हिलने से या जाने से खुदा ना खास्ता डैम नहीं रुकेगा, उसको बनना ही बनना है। मेरा एक छोटा सा सवाल मेरा जवाब दे फैसल दीजिए साहब, सर। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि पेपर रूल्स के मुताबिक 3 दफ़ा बिड इनवाइट हुई है कि सिर्फ एक दफ़ा ही आपने कर दी? क्योंकि पेपर रूल्स ये कहता है अगर बड़ा प्रोजेक्ट हो तो उसके लिए अगर आपकी कंपनीज थोड़ी आ रही हैं तो आप दूसरी दफ़ा भी जा सकते हैं और तीसरी दफ़ा भी जा सकते हैं। जहाँ पे उन्होंने कहा है कि 12 कंपनी गालिबन ने 23 कंपनियों ने कागजात ली हैं, तो मतलब है कि वो इंटरेस्टेड थे, उन्होंने कागजात लिए हैं। तो इफ़ यू अगर आप दूसरी या तीसरी दफ़ा जाते हैं, गोमल जाम डैम में भी इसी तरह हुआ था कि पहले दफ़ा नहीं थे, दूसरी दफ़ा में, तीसरी दफ़ा में आ गए थे। सर कुंडी साहब, आप हम डैम के खिलाफ नहीं, हम कहते हैं डैम कल नहीं आज बन जाए। डैम जितने ज़्यादा बनाना चाहते हैं, हम डैम्स के खिलाफ नहीं अच्छा, हैं। लेकिन ये जो कंपनी है, ये मैं भी एक नॉन टेक्निकल आदमी हूँ, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन है इस कंपनी ने कोट अद्दू में 1600 मेगावाट का प्रोजेक्ट बनाया है, फिर इसने 225 मेगावाट का बिकी पावर प्लांट भी बनाया है, फिर इसने 450 मेगावाट का मुल्तान में भी एक प्रोजेक्ट लगाया, और भी इसने काफी सारे। कौन सी कंपनी ने? यही कंपनी जो है डेस्कॉन है। हाँ, डेस्कॉन तो भी देखिए एफडब्ल्यू के साथ कुरमतंगी में पार्टनरशिप पे भी है। अच्छा, इनकी आपस में पार्टनरशिप भी एफडब्ल्यू और डेस्कॉन की कुरमतंगी पे। ठीक है। ये तो नहीं है, देखिए अगला प्रोजेक्ट कोई है कि उसमें जॉइंट वेंचर्स मुख्तलिफ उसकी होती हैं companies लेकिन वाडा साहब ये बताएं कि 2 जनवरी को इसका इमरान खान साहब ने इफ्तिताह करना था, क्यों नहीं हुआ इफ्तिताह? इसमें एक सीजे साहब ने भी कहा था, जब लोगों ने एहतजाज किया था लैंड एक्विजिशन के ऊपर, सीजे साहब ने कहा था कि मैं उन लोगों के साथ बैठूंगा जब तक उनको पेमेंट नहीं। जी वाडा साहब, 2 जनवरी को इफ्तिताह क्यों नहीं हुआ? सर देखिए, उनकी मसरूफियात थी जो उनको जाना था, और अब हम इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से 13 को इसकी इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं, जिसकी तकलीफ बहुत है, और तकलीफ मैं पहुंचाऊंगा अपनी परफॉर्मेंस से। 13 जनवरी को मेमन डैम का इफ्तिताह होगा अल्हम्दुलिल्लाह जी, इंशाल्लाह अल्लाह के और हुक्म आप से। कह रहे हैं आप तकलीफ पहुंचाएंगे परफॉर्मेंस से मैं मुल्क की तरक्की करके इनको तकलीफ, इन्होंने मुल्क को लूट के तकलीफ पहुंचाई है ना, हम अपने काम से इनको तकलीफ पहुंचाएंगे। आप बड़े अजियत पसंद आदमी हैं वैसे। हाँ सर, क्या करें सर, मजबूर हो गया। बीर साहब, दूसरी चीज़ जो अभी गुड्डी साहब ने कही, अच्छी चीज़ हुई, गोमल डैम के अंदर सिंगल बिडिंग हुई थी मुशर्रफ साहब के दौर में, क्योंकि वहाँ कोई कंपनी जाने को तैयार नहीं थी, तो एफडब्ल्यू को सिंगल बिडिंग थी। और सिंगल बिडिंग का रूल ये है कि गवर्नमेंट कैबिनेट उसको स्पेशल ऑर्डर के तहत पास करती है, वो भी यहाँ मौजूद नहीं है। और कोलैबोरेशन होना ज़रूरी है बाहर की कंपनी का पाकिस्तानी कंपनी के साथ, और यहाँ डेस्कॉन का 30% है। अच्छा, ये कितने मेगावाट का प्रोजेक्ट है? 800 गोमल जाम पे 800 पानी हम पेशावर को इतना देने वाले हैं अल्लाह के हुक्म से कि अगली सदी तक उनका पानी पीने का खत्म नहीं होगा, और 17,000 आज़ादी को हरियाली करने जा रहे हैं। ये किस्मत तकदीर एफडब्ल्यू और साइनो हाइड्रो का गोमल जाम पे आपस में जेवी है। आपको याद होगा चाइनीज इंजीनियर भी वहाँ पर जो है 2 मारे गए थे, और उसमें उस वक्त इसलिए हुआ था गोमल जाम डैम पे क्योंकि वजीरिस्तान में है, ट्रबल एरिया था। मीर साहब, शाइस्ता साहिबा ने जो बात की ना, वो बड़ी रीजनेबल और बहुत, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़ी बैलेंस, उन्होंने कहा ये चीज़ उन पे छोड़ दी जाए। अगर शाइस्ता साहिबा जैसे लोगों को डॉक्यूमेंट्स भी मैं देने को तैयार हूँ, मैं इनकी इस बात के बाद ये कि मुझे कहेंगी डॉक्यूमेंट भिजवाओ, मैं भिजवा दूंगा, इनको भिजवाने को तैयार हूँ, आपको भिजवा, ताकि इदारे मौजूद है। इन्होंने जो बात की, वो कहती है मोरालिटी के अंदर अगर वो खुद रहेगी, इन्होंने कहीं नहीं कहा कि प्रोजेक्ट कैंसिल कर दो, इन्होंने कहीं नहीं कहा कि वायलेशन हुई है, इन्होंने कहीं नहीं कहा जाली। इसका मतलब अच्छे लोग हैं ना, ये बैलेंस्ड लोग हैं। देखिए, हम तो कह रहे हैं डैम्स बनाने चाहिए, हम डैम्स के खिलाफ नहीं हैं। अच्छी बात करेगा सर, हम कैसे कह सकते हैं कि हर आदमी नून लीग का बुरा है? कैसे कह सकते हैं ये बात? मैं तो कभी नहीं कहता ये बात। लेकिन जिस तरह शाइस्ता साहब ने बात की, शाइस्ता की एक फेज भी नहीं दिखाई, दूसरे फेज भी दिखाई, मेरी बड़ी ये, मैं उनकी उसी इज्जत एहतराम से कहीं नजर भी आएगी, नहीं भी पसंद करेगी तो मैं सलाम करूंगा। कल भी ऐसा ही हुआ सर, कल भी इसको कंट्रोवर्शियल बनाने की भरपूर कोशिश हो रही है, और 13 को वो सबको दम तोड़ देंगे। लेकिन वो जो कल एक सहाफी के सवाल का आपने जवाब दिया, वो नामुनासिब। अच्छा मीर साहब, आप उसको भी सुन लें सर। देखिए मीर साहब, मैंने कभी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सीनियर सहाफ़ी ने एक सवाल किया, उसका जवाब जो था उसमें कुछ नामुनासिब अल्फाज इन्होंने इस्तेमाल किए। वाडा साहब, वो अल्फाज तो आपके नामुनासिब थे। अच्छा सर, मुझे एक बात बताएं, मैं जस्टिफाई नहीं करूंगा मीर साहब,
लेकिन अभी रिसेंटली एक इशू हुआ है जब नवाज शरीफ साहब के गार्ड ने एक आदमी का, जर्नलिस्ट का कैमरा दिखाने पे मुंह तोड़ दिया और उसको लहू लान करके हमने ऑब्जेक्ट किया, उसने प्रोटेस्ट किया, हमने भी किया। वो गलत था, लेकिन एक सिक्योरिटी गार्ड में और एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव में फर्क है। मेरी बात सुनिए सर, ऑर्डर तो उसको एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब मौजूद थे ना। अगर मेरी मौजूदगी में गार्ड कोई काम करता तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ ना, कि मैंने उसको कहा, मेरी गाड़ी के साथ वाले दरवाजे पे वो साथ बैठा हुआ था, अगली सीट पर भागा भी, जब अगली सीट पर बैठ के भागा, तो उसका मतलब इंटरनल गार्ड था, नंबर 1। नंबर 2 सर, मैंने कोई गाली नहीं दी, मैंने कहा आप मेरे बुजुर्ग हैं, अगर आपकी जगह कोई और होता तो मैं ये जवाब नहीं देता और माइक साइड पर कर देता। मैंने कोई गाली दी, बदतमीजी की, कोई बुरा भला, फिर मैंने कहा मैं माजरत खाऊंगा अगर आपको मेरी ये बात भी बुरी लग गई, क्योंकि आप मेरे वालिद की जगह। सुन लेते हैं जी क्या कहा था जी वाडा साहब ने, जरा दिखाएं जी। तो ये सवाल आप ही कर सकते हो, उसका जवाब भी आप ही देंगे, लेकिन क्योंकि आप मेरे बुजुर्ग हैं इसलिए मैंने मुनासिब समझा आपको जवाब दूं। कोई और आपकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव होता तो ये जवाब भी मैं नहीं देता और माइक भी उठा के उधर कर देता। आगे जी। देखिए जी, मेरी रिक्वेस्ट सुने, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, मैं माजरत कर लेता हूँ आपसे बात पे, मैं इस बात पे आपसे माजरत ही कर लेता हूँ। नहीं माजरत नहीं, मेरी बात सुने, मैंने लिहाज किया, मैंने कहा मेरे बुजुर्ग हैं। अगर आप इस वीडियो को क्लोजली देखें तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। समझ आता है कि पाकिस्तान की तारीख का तेज तरीन यू टर्न था जी, ये एक और अच्छा यू टर्न था, अच्छा यू टर्न। देखिए सर, आपने तो अप्रिशिएट किया ना। हाँ। लेकिन लोग अगर अपनी गलती, मैंने कोई बेहुदा बात नहीं की, कोई अब्यूज़ नहीं किया, कोई बदतमीजी नहीं, ना मेरा राइट है, लेकिन मैंने फिर भी मांगी माफ़ी, माजरत की, उसको आपने अप्रिशिएट किया और ये तरीके होने चाहिए। आपने जो माजरत की मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन वाडा साहब बहुत सुन तो एहतराम के साथ आप इसको नवाज शरीफ साहब के गार्ड ने जो एक सहाफ़ी को मारा उसके साथ कंपेयर ना करें। नहीं सर, मैं इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ, मैं उसको रीज़न बार बार दे रहा हूँ कि गार्ड, ये वो गार्ड था, पर्सनल गार्ड जो होता है वो गाड़ी के अंदर बैठता है फ्रंट सीट के ऊपर। पर्सनल गार्ड तब तक रिएक्ट नहीं कर सकता जब तक मालिक ऑर्डर न दे। बाहर का गार्ड अगर कोई करता स्क्वाड के अंदर तो मैं मान लेता आपकी बात कि नवाज शरीफ साहब नहीं थे। देखिए जो बात आपके ख्याल में नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि इसको जाके मारो? सर देखिए मेरी बात सुने, मैंने ये नहीं कहा सर, मैंने ये कहा कि जो हिदायत आप मालिक देता है ना सर अपने पर्सनल गार्ड को, वो रिएक्ट ऐसे ही करता है। मेरे साथ अगर मेरा पर्सनल गार्ड गाड़ी में बैठा होगा ना, उसकी हिदायत डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैंने ही दी होंगी, लेकिन स्क्वाड के पीछे वाला गार्ड जो है उसकी नहीं, क्योंकि मैं उसको पहुंच नहीं सकता, नंबर 1। अच्छा, एक और चीज़ क्लियर करें, कल आपकी गवर्नमेंट के एक सीनियर ऑफिशियल जो हैं इमरान खान साहब के स्पोक्स पर्सन हैं, वो कह रहे थे कि जब ये वाकया हो रहा था तो उन्होंने आपको कॉल की और उनके कॉल करने पे आपने माजरत किया, लेकिन यहाँ तो लग रहा है कि आपने आधे सेकंड में ही माजरत कर लिया। नहीं देखिए, आप दुरानी साहब का जिक्र कर रहे हैं। हाँ देखिए मीर साहब, मैंने माजरत खुद की, अपने दिल से की है, और मैं आज भी कहता हूँ कि अगर उनको मेरी बात बुरी लगी है, मेरे वो बुजुर्ग है, मुझे कोई शर्म नहीं है गलती के ऊपर माफ़ी मांगने की, और अगर मैं ठीक होऊंगा पूरी दुनिया से लड़ूंगा और पीछे नहीं हटूंगा, ये मेरा क्लियर होना चाहिए। ठीक है। वहाँ अगर उनको लगा कि मेरी ये बात भी नामुनासिब थी तो मैंने उनसे माजरत की, माफ़ी की। और दुरानी साहब ने जो बात की उसको मैं इंडोर्स इस तरह करता हूँ कि जब मैं करके निकला तो उन्होंने मुझे ज़रूर फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि फैसल इसमें बेहतर है, तो मैंने कहा सर मैंने कर दी है। और दुरानी साहब एक ऐसे आदमी है जिनकी बात उन्होंने अगर मेरे बिहाफ पे की है, सही गलत ना की भी बात भी की है, तो मैं उसको ऑन करूँगा। वो इतने अच्छे आदमी। ठीक है, देखिए आपकी अपनी पार्टी के कुछ लोगों के साथ यही मैं बात गवर्नर सिंध के लिए भी कहूँगा, ठीक है जी। कुछ लोगों के साथ आपका अपना ज़ाती ताल्लुक भी होता है, पार्टी से हट के भी ताल्लुक होता है, तो मैं एहतराम करता हूँ। ये वैसे आपकी पार्टी में रवायत इतनी मुस्तहकम नहीं है कि एक दूसरे की तारीफ़ की जाए, लेकिन आप इफ्तिखार दुरानी साहब की और अगर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की तारीफ करते हैं तो इसको भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ। बिल्कुल सर, मैं आपकी पार्टी में एक दूसरे को अप्रिशिएट नहीं करते। की बात करूंगा सर, मैं उसकी भी तारीफ करूंगा। मैं जुल्फी बुखारी की भी तारीफ करूंगा। उफ, ठीक है सर, मैं गवर्नर केपीके की भी बात करूंगा, सीएम केपीके की बस करें, लिस्ट लंबी हो जाएगी। मैं आपको बता, लेकिन वो जो आपने कंपेयर किया है, जो नवाज शरीफ साहब के गार्ड ने एक कैमरामैन को मारा था, सर उतना बड़ा तो मैंने काम नहीं किया था ना, मैंने फिर भी माजरत की। शाइस्ता मलिक साहब, आप इसको रिस्पॉन्ड करना चाहेंगी? देखिए, अव्वल तो जैसे आपने कहा इसमें कोई कंपैरिजन है नहीं, और मैं आपको बताऊं कि नवाज शरीफ का कसूर कहाँ आ गया। एक गार्ड्स की अपनी ट्रेनिंग होती है, उनको जिस तरह वो रिटेलिएट करते हैं वो उन्होंने यहाँ मतलब उसको कंडेम करना चाहिए, किसी तरह भी कोई उसको पसंद नहीं करेगा, लेकिन उनकी अपनी एक ट्रेनिंग होती है जी। जब वो देखते हैं कि जिसकी हिफाजत के लिए उनको रखा गया है, अगर उसकी तरफ कोई बढ़ता है तो उनका ऑटोमेटिक रिएक्शन होता है। इसमें मियां नवाज शरीफ का या कुछ नहीं होता।
इसमें कोई कसूरवार नहीं है। और मैं अपने तो मैं भाई क्लियर से हो गया ये जो मैंने कहना कहा चाहूंगी मैं तो कि क्लियर हो देखें, गया, शुक्रिया मैं उनको अदा करता हूं। मैं उन्होंने कहा कि जी कोई अगर नहीं, उनकी नहीं, तरफ मैं आएगा, उनका वो शुक्रिया, कैमरामैन आप था, नवाज वो शरीफ मीडिया को वाला ब्लेम था, कर रहे हैं ना, वो टेररिस्ट था, बंदूक लेके आ रहा था, अटैक करने नहीं वाला जी, था, तो उनकी नहीं, ट्रेनिंग ऐसी मेरी हुई कि उनको मार दो। बात तो सुने, जो कैमरामैन पसंद नहीं वल्लाह, है आप सुने तो सही। हाँ जी 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 शाइस्ता साहबा, एक तो एटीट्यूड और एरोगेंस इतनी ज्यादा है कि किसी को सुनने को तैयार ही नहीं है, ना समझने को तैयार है। देखें, पॉइंट इज कि उनकी एक ऑटोमेटिक रिएक्शन होता है गार्ड का, तो वो हुआ है उसमें। मियां नवाज शरीफ ने कहा और वो उनके साथ बैठता है और उसमें इतनी लंबी चौड़ी एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हुआ है जिसको कंडेम सबने किया है। मियां नवाज शरीफ ने वैसे भी मैं किया है उसको और कहा है कि हम आपके साथ जाके शाइस्ता एफआईआर साहबा, कटवाते मैं हैं, उस एफआईआर के लिए भी। मैं उसी इवेंट को, पुराने वाक्य को अब दोबारा डिस्कस नहीं करना चाह रहा क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने माजरत कर ली थी, लेकिन आप कह रही हैं ऑटोमेटिक जी, रिएक्शन माजरत था, भी और लेकिन FI कैमरामैन ने कोई अटैक तो नहीं किया था, मैं कुछ भी आई नहीं किया फील था। नहीं, नहीं, मैं आपसे बिल्कुल अग्री करती हूँ मीर साहब, लेकिन मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि एक गार्ड की ट्रेनिंग उस तरह हुई होती ठीक है। है। आई थिंक मैं उसको वो मार्जिन ऑफ डाउट देना चाहती हूँ। कौन जानबूझ के, देखें, कैमरामैन को या एक दूसरे को मारना चाहेगा? वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, वो खुदा ना खास्ता। व्हाई वुड द गार्ड लाइक टू हिट द बिल्कुल ठीक है, कैमरामैन? बिल्कुल ठीक है, रीजन था ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। इसलिए मैं आपको ये कह रही हूँ। मैं इस पे जी फैसल करीम कुंडी साहब, आप एक सेकंड में गुड्डी भाई इजाजत दे दें। इस एपिसोड मैं फिर अगेन मैं कहता हूँ कि अगर किसी का दिल दुखा है तो मैं माजरत ख्वाह हूँ, लेकिन इस एपिसोड के अंदर एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गया मीर साहब कि मैं उनको बार बार कह रहा था, जब वो उनका अखबार आर्टिकल्स लिख रहा था वन साइडेड, तो मैं उनको बार बार कह रहा था कि आप मेरा मौक़िफ़ लें, ना माने मेरा मौक़िफ़, लेकिन वन साइड स्टोरी नहीं चल सकती। और उस पर मैंने ये कहा और मैंने फिर भी उनका तो लिहाज आप थोड़े नहीं जज्बात में आ गए। किया। सर आप डैम मेरे लिए जज्बात की चीज़ है ना चलें, सर। ठीक है जी कुंडी साहब। देखें, पहली बात तो है कि फैसल वाडा साहब क्योंकि नए नए मिनिस्टर बने, अब ये पॉलिटिशियंस को चीज़ें जो है वो बहुत बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। मीडिया आपसे बड़े तल्ख सवालात भी करेगा, बहुत चीज़ें होंगी, लेकिन मतलब है कि लेकिन जहाँ तक इसका वाक़या, मैं नहीं समझता पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप या पॉलिटिकल पार्टी का हेड किसी को अपने गार्ड को बोले कि आप फ़लाँ कैमरामैन को या फ़लाँ रिपोर्टर को मार दें। अगर आप माजी में देखें तो मतलब इनके पार्टी के लीडर के बड़े क्लिप्स हैं जहाँ पे उन्होंने लोगों को, मुंतखब नुमाइंदों के जलसों पे भी जा रहे, उनको भी थप्पड़ मारे हैं और दिखे भी दिए। मतलब ये तो एक, मतलब अगर हम कहें कि वो उधर भी उनको माफ़ी मांगनी चाहिए थी, लेकिन ये चीज़ें होती हैं, अचानक आपका एक रिएक्शन आता है। लेकिन जो आप, अगर आप एक ऐसे सीट पर बैठे हैं और अगर आप वज़ीर हैं या पॉलिटिकल पार्टी के हेड है, तो आपको चीज़ें एब्जॉर्ब करनी पड़ती हैं। बहुत से तल्ख सवालात भी होंगे, बहुत से तल्ख हक़ाइक़ भी होंगे, आप उनको बर्दाश्त करेंगे और बड़े अच्छे अंदाज में और खुश अखलाक़ी। मुझे खुद हैरत हुई क्योंकि मेरा इनके साथ काफ़ी पुराना ताल्लुक़ है और मैंने कहा कि पता नहीं आज फैसल वाडा साहब को क्या हो गया कि बड़े जो है ना उन्होंने रिएक्शन किया, लेकिन बाद में उन्होंने डेफिनेटली माफ़ी भी मांगी है, क्योंकि अच्छी बात है, मतलब माफ़ी उन्होंने मांगी है, लेकिन फ्यूचर में ख्याल करें क्योंकि अच्छा, अब मैं एक आखिर में ये बात करना चाह रहा हूँ कि ये जो बहुत सख्त बयानबाजी होती है और फिर मसलन पीटीआई के बहुत से लोगों ने कहा जी कि बस 20-25 लोग जो हैं वो हमारे राब्ते में हैं सिंध असम्बली के और हुकूमत गिर जाएगी, और एक और साहब ने कहा 1 महीने में मुराद अली शाह इस्तीफ़ा दे देंगे। लेकिन फिर अचानक लाहौर से पीटीआई की एक बहुत अहम शख्सियत बोलती है और वो सब के जो अरमान हैं उन पर बर्फ़ गिरा देती है। ज़रा सुने ये शख्सियत कौन है। किसी हुकूमत को गिराने का हमारा ना मकसद है, ना इंटेंशन है, और ना इंशाल्लाह किसी हुकूमत को हम गिराएंगे, ना हम उनकी हुकूमत गिराएंगे, ना वो हमारी गिराएंगे। तो वाडा साहब, ये तो गवर्नर पंजाब ने लाहौर में बैठ के कराची में जो लोग दावे कर रहे हैं उनकी सब बातों की तरदीद कर दी। देखिए मीर साहब, सबसे पहले तो एक चीज़ ये कि देखिए हम कुंडी साहब के साथ ताल्लुक़ है, पीपल्स पार्टी है, हमारी तज्ज़िया और सियासत में बहुत सारा इख्तलाफ है। उन्होंने मेरी लीडर के थप्पड़ की बात की, इनके लीडरशिप पर मर्डर के चार्जेस हैं, हम नहीं आपस में बात करते, ठीक है, क्योंकि हम एक सियासी मुखालिफ लेकिन दुश्मन नहीं एक दूसरे के। इसी तरह तहजीब से बैठ के बात करते, कड़वी बात भी कर जाते। एक तो जो बात शुरू हुई गवर्नर राज की, वो पीपल्स पार्टी के अंदर से ही हम में से किसी ने नहीं ये बात कही। उसको फिर सेकंड फेज में हमारे एक एमपीए ने इंडोर्स किया, ठीक है जी, लेकिन वो पहली बात इधर से निकली क्योंकि इनको एक खौफ लगा, लेकिन हमारी कोई इंटेंट ऐसी नहीं है। ठीक है। सिंध की हुकूमत सिंध के लोग उतार सकते हैं और बिठा सकते हैं, हमने तो उसके इंटरफेरेंस करनी ही नहीं है। हम डे वन से बड़ी अच्छी बात है। मेरा सीएम सिंध के साथ इख्तलाफ होने के बावजूद सबसे अच्छे वर्किंग रिलेशन मेरे हैं सर। बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसी तरह पीपल्स पार्टी जो है वो भी जब ये कहेगी कि जरदारी साहब एक इशारा करें तो हम मरकज़ में इमरान खान की हुकूमत 1 हफ्ते में गिरा देंगे, तो मेरा ख्याल है ये भी बात गलत है। देखें, जिनकी हुकूमत खुद बैसाखियों पे खड़ी हो, नेशनल असम्बली में, पंजाब में, बलूचिस्तान में, और वो कहे कि जी हम एक मजबूत हुकूमत सिंध की गिरा सकते हैं और 22 मेंबर छोड़ सकते हैं,
तो हमारे लिए 8-10 मेंबर 15 मेंबर हमारे लिए कोई 1 मिनट की बात है, कोई एक मसला ही मिनट की नहीं, बात 1 मिनट की बात ओमनी है। ग्रुप और इनके मैं पास है ना नहीं सर? नहीं 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 ओमनी ग्रुप पैसे नहीं है ना सर? खुद MNAs चीख रहे हैं कि खुदारा कुछ करें। नहीं, वैसे ओमनी ग्रुप जो है ये वजह नहीं बदनामी नहीं बन गया है। ओमनी ग्रुप की बात ही नहीं है, इनके इतने MNAs थके हुए हैं, इनकी हुकूमत से आप सोच भी नहीं सकते। इतनी जल्दी थक गए? बिल्कुल मैं कह रहा हूँ थके हुए हैं। अच्छा शाइस्ता परवेज मलिक साहबा, ये जो है 6 महीने के बाद कुछ जोड़ तोड़ शुरू होगा, हुकूमत गिराने की बातें जो हैं वो अभी कबल अज़ वक्त करार देते हैं शायद हकान अब्बासी साहब, तो आप लोग 6 महीने का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद कुछ होगा? जी नहीं मीर साहब, ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि ये अपने बोझ से खुद ही गिरेंगे, किसी को इनको गिराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये भी देख लीजिएगा, इनको ना पीपल्स पार्टी गिराएगी ना हम गिराएंगे, हम इनको सियासी शहीद बनने ही नहीं देंगे, ये अपने बोझ तले खुद गिरेंगे। देखिए, कितनी अच्छी बात आप है। वक्त आपको बहुत बता नेक देगा। कितनी अच्छी बात है ये कि कोई मुस्लिम कुछ लीग नहीं नून जो है, जो सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी है, वो आपके खिलाफ कुछ करने के सर लिए इनका तैयार बस नहीं। चले ना, हमारा सिरिंज से खून भी निकाल ले, ये बर्दाश्त नहीं करते हमें सर। ये खुद इनका बस नहीं देखें, चल रहा है सर। खुद क्या हुकूमत इनका नहीं, बस नहीं चल रहा देखिए, सर। खुद हुकूमत गिराना सर, चाहता है। इनका बस नहीं चल रहा है सर। मीर साहब इनका बस नहीं ये चले। सिरिंज से कैसे खून निकाल सर, सकते ये हैं आपका? हमें कुर्सी और बैठ कर की शक्ल उनका देके लीडर सर, जेल में ये है, गालम गलोच उनका लड़ाई लीडर झगड़े पे- जेल में है, उनके लोगों के खिलाफ एहतसाब जो है वो कार्रवाई कर रहा है एहतसाब ब्यूरो, वो किस तरह सिरिंज से उसके खून बावजूद भी निकालेंगे? डर रहे हैं, उसके बावजूद भी गलत डर रहे हैं। करेंगे तो जेल तो बात जाएंगे। सुने मीर साहब, इनको कहें ये तमाम ऑपोजिशन को बंद कर दें, फिर ये हुकूमत फिर भी नहीं कर पाएंगे। ये होने वाला है वैसे आगे दिनों में। 172 की एक लिस्ट आई है, 200-250 हाँ की जी, आपकी ये तरफ से जी। आ जाएगी, हाँ, opposition अब रहेगी एक और नहीं। चीज़ है। अब देखिए, अब आपने एक नई कंट्रोवर्सी शुरू कर दी। एक मिनट अब इन्होंने एक नई कंट्रोवर्सी शुरू कर दी है कि पूरी ऑपोजिशन बंद होने वाली है। अगर ये वाकई कहते हैं कि नहीं, मदीना की क्योंकि- रियासत है, क्योंकि तो फिर तो इमरान खान मेरी को भी बात जेल में होना सुने, चाहिए, इनकी क्योंकि आधी इनका काबीना को दिल भी ही होना ये है ना, चाहिए, ये यही तो CM चाहते KP हैं। को और उनके वज़रा को भी होना चाहिए, ये चाहते जिनका यही जिनके हैं। ऊपर इंक्वायरी शुरू है, सबको डाल दें, सबको इस जेल में डाल आज दें। तो फिर स्पीकर मैं बोल रहा हूँ कि साहब मदीना की लोग रियासत है। तमाम मैं चीज अच्छी लेके जा रहा हूँ शाइस्ता साहिबा की तरफ से भी और कुंडी साहब की तरफ से कि डैम पे अभी राजी हो गए, नहीं भी होते तो डैम डैम तो बनता। हम राजी हैं, कौन बस कहता ठीक नहीं है, है। चले ये लेकिन सुने, उसमें पाकिस्तान जो के लिए जो आपके भी अच्छा डिपार्टमेंट होगा, के हम लोग राजी हैं। खांचे मार रहे हैं ना, उनसे आप जो है आपको पता नहीं बता रहे हैं नहीं बना रहे, उनसे आप वो जो है चलें, ये आप उनको होशियार करें। ये पॉजिटिव नोट पे मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। वाडा साहब शुक्रिया, कुंडी साहब शुक्रिया, शाइस्ता परवेज मलिक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दो चीज़ें बड़ी इस डिस्कशन में इख्तलाफ राय भी हुआ कि एक तो जो मोहम्मद डैम और दीगर डैमों का जो मामला है, इस पर हुकूमत और अपोजिशन जो है वो राज़ी हैं कि ये हर सूरत में डैम बनने चाहिए, लेकिन तरीक़ाकार पे कुछ इख्तलाफ है। उम्मीद करते हैं तरीक़ाकार पे भी मामला जो है वो तय पा जाएगा। और दूसरा मामला ये है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ये कहते हैं कि हम तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराने के लिए कोई जोड़ तोड़ नहीं करेंगे, इनको अगर गिरना है तो ये खुद गिर जाएं, हम इनको नहीं गिराएंगे, हम इनको सियासी शहीद नहीं बनाएंगे। बज़ाहिर ये एक बहुत तल्ख पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, लेकिन मेरे लिए ये बड़ी पॉजिटिव है कि अगर अपोजिशन की पार्टियां जो कि बहुत बड़ी तादाद में पार्लियामेंट में मौजूद हैं, अगर वो इस हुकूमत को टाइम देना चाहती हैं, तो मेरे लिए ये बहुत पॉजिटिव बात है। और इस पॉजिटिव नोट पे मैं आपसे जाना चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।